देखिए फर्स्ट सम आपका क्या कहता है। फर्स्ट सम कहता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिग्री गिवन है। देखिए मैं समझा देता हूं ऑर्डर और डिग्री क्या होती है आपकी। अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की होल पावर में अगर 3 कर दूं तो याद रखना जो ये ऊपर होता है ना, ये होती है डिग्री। और जो डेरिवेशन होता है ना dy बाई डी एक्स, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना जो कि 2 है, ये होता है इसका ऑर्डर। याद रखना ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइन होता है बट डिग्री डिफाइन नहीं होती कई सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या क्या है देखिए समझिएगा। log के आगे क्या होता है, x होता है। जब कभी भी log के आगे आपको dy बाई डी एक्स दिख जाए तो उस सिचुएशन में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। सेकंड, अगर कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए आगे dy बाई डी एक्स दिख जाए, ये ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, नथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो एंगल होना चाहिए था। बट जकड़ लिया dy बाई डी एक्स ने, तब भी आपकी जो है आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होती बट ऑर्डर हो जाता है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा था, आपसे डिग्री तो पूछी थी बट हमने देखा कि log के आगे ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए log के आगे x था, आपने dy बाई डी एक्स देख लिया, log के आगे dy बाई डी एक्स देख लिया, इसलिए जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है। नेक्स्ट सम कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए क्या गिवन है आपको। आपको गिवन है 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। सबसे पहले आपकी जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना सोल्व करने की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या ये होती है। याद रखना यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स होता है ना, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2x है, इसको बाहर करिए कॉमन लेके। कैसे, dy बाई डी एक्स माइनस ये 2x है ना, इससे आप डिवाइड कर दो थ्रू आउट 2x। बिल्कुल सिंपल है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, y का जो कोफिशिएंट है ना, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस साइन लेना है, अगर माइनस है तो आपने माइनस साइन लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन -1/2 तो बाहर ले लें और ये 1/x हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ई रेस टू पावर -1/2 log ऑफ x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम ये 1/2 आगे चला जाएगा, तो e log ऑफ x रेस टू पावर -1/2, e से log कैंसिल, तो यहाँ x की -1/2 1/√x हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, y में है इक्वेशन तो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू आपका देखिए ये क्या हो, ये वाला ये क्या हो dx प्लस c, ये सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/√x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√x इंटू जो क्या है आपका 3/2 और आपका नीचे x। ठीक है, और यहां पे आपका dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करिए। इसको यहां से 3/2 तो बाहर ले लीजिए, ये 1/x रेस टू पावर, एक में आधा जोड़ोगे ये भी 3/2 हो जाएगा।
dx प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना आता है कि ये इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करिएगा आप। ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला जाएगा x की -3/2 dx प्लस सी। इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड बाई पावर, जब पावर में एक ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका x की -1/2 और नीचे -1/2 लिखोगे तो ये -1 आगे आ जाएगा और 1/2 को उलट दीजिए, 2/1 लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया आपका, ये यहां से रिमूव कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन तो हो गया ना, ये 3/2 हमने क्या किया, पावर में एक ऐड किया तो ये हो गया x की -1/2 और नीचे -1/2 था 1/2, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3/2 इंटू -2/1, अंदर क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/√x और प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 1/√x इंटू वाई। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं y/√x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/√x प्लस सी। ये है ना, राइट साइड से लेफ्ट में ले जाइए, ये हो जाएगा y/√x प्लस 1/√x इज इक्वल टू सी। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए आप, यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो √x हो जाएगा, ये परली साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, और यहां से y+1 आ जाएगा, पेयरिंग ऑन बोथ साइड करिए, इज इक्वल टू x(c²), और ये इक्वेशन किसकी है, ये आपकी इक्वेशन पैराबोला की है, y² इज इक्वल टू 4ax, y की जगह तो ये है y+1, ये इसके वर्टेक्स है -1 यहां से, और x की जगह ये है और 4a की जगह आपका ये c है, तो ये पैराबोला है, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। तो आई थिंक सो ये सम आपको आ गया होगा समझ में। और देखिए क्या पूछता था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछता था द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने निकाल लिया ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बिल्कुल सिंपल था, ये मेथड लगा था, ये मेथड आपको आना चाहिए कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्या होता है। ऐसा नहीं है कि dy/dx होता है, यहाँ पे dx/dy भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे y सेम रहेगा, p x(q) ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे x है तो इसका सॉल्यूशन, वहां पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा था ना सॉल्यूशन में, यहाँ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, बस फर्क इतना होगा, आगे जो सम आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये बिल्कुल इजी सा सम है, देखिए ये है आपका 10y secant पेयर x dx, इसको यहीं रखिए, बाकी इसको परली साइड शिफ्ट कर दे, -10x secant² y, और ये आपका dy। ठीक है, अब आप देखिए इसमें y और x वाले इनको अलग अलग कर लीजिए, secant² x dx को यहीं रख लिया, अब x वाला ये 10x था, ये नीचे लिया है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब आप देखो secant² y dy यही है, बट नीचे इसको लिया है 10y को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दो, आपको पता है कि भाई 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, secant² x होता है, अगर इसका 10x का जो है डेरिवेशन क्या होता है, secant² x होता है, और 10y का secant² y होता है। अगर नीचे वाले का डेरिवेशन ऊपर एग्जिस्ट करे ना,
तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, अगर नीचे वाले का डेरिवेशन ऊपर एग्जिस्ट करे तो आपने डेरिवेशन जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या लिखना है, log ऑफ मोड ऑफ 10x। याद रखना, अगर नीचे वाले का डेरिवेशन ऊपर एग्जिस्ट करे और आपने फाइंड आउट करना हो इंटीग्रेशन, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ना, log ऑफ 10 ऑफ x, वो नीचे वाला लेना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसका डेरिवेशन ऊपर एग्जिस्ट करना है, कर रहा है, और आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा log ऑफ मोड ऑफ 10y। आप पुट करके भी कर सकते हैं, नथिंग, 10x को t पुट कर लीजिए, 10x का डेरिवेशन सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अपना मेथड ही यूज करना और दिमाग पे बर्डन डालना है। अगर दोनों log में है ना तो आपने कांस्टेंट भी log में ही लेना है, log c। तो इसको है ना राइट से लेफ्ट में लेके आ जाइए, ये हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ 10x प्लस log ऑफ मोड ऑफ 10y इज इक्वल टू log c। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, क्या है log की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m इंटू n, तो इसको लिख सकते हैं log m, m क्या है 10x है, इंटू n 10y इज इक्वल टू log ऑफ c, इससे ये कैंसिल आउट, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c, आपका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन 10x 10y इज इक्वल टू c, c की जगह है ना इन्होंने k रख रखा, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, c हो सकता है, k हो सकता है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू k, बट हमने c लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, सेपरेबल मेथड से किया है अलग अलग करके। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपने ना वही फॉर्म बना लेनी है, यहाँ पे कौन सी, dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो, या फॉर्म बनानी है। सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है, यहाँ पे क्या है, x1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू, ये परली साइड राइट साइड शिफ्ट कर देना, देखिए इतना, जब इसको राइट साइड करेंगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा 2x स्क्वेयर वाई माइनस वाई माइनस ए एक्स क्यूब और dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, dy और ये dx को तो नीचे ले आई, dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये है ना जो ये देखिए ये वाला, इसको परली साइड शिफ्ट कर दो, इसको कहां कर दो शिफ्ट, परली साइड शिफ्ट कर दो, तो ये तो हो जाए आपका dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इस माइनस साइन को भी अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का, या फिर इसको अलग ही रहने दीजिए, यहां से इन दोनों में से ना y कॉमन ले लीजिए, जब आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, और ये माइनस माइनस इधर टकरा के प्लस हो जाएगा, ax क्यूब हो जाएगा। अब आपने जो ये मल्टीप्लाई में था ना, ये दोनों के नीचे लिख देना है, एक बार इसके नीचे लिख देना है क्या, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक बार इसके नीचे लिख देना है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लिख दिया, और यहाँ पे dy बाय dx रह गया। आगे देखिए क्या होगा, उसके बाद आपने देखना है, ये है ना माइनस का है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, dy बाय dx, ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y 2x स्क्वेयर माइनस 1 ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा, और राइट में क्या रह जाएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए जो आपने पता है
dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। y को छोड़ के जो बचता है ना वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका। y को छोड़ के जो बचा है, देखिए ये बच गया आपका, ठीक है। ये आपका जब e रेस टू पावर ये रखेंगे ना तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। इन्होंने पूछा क्या था हमारे से पूछा था कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं e की पावर p dx, तो ये p क्या होगा, p यही तो होगा भाई, p यही तो होगा आपका। तो e रेस टू पावर क्या करते हैं, e रेस टू पावर p dx ये तो लिखते हैं। जो p होता है ना, जो ये y का कोफिशिएंट होता है, ये होता है, यानी कि p की वैल्यू अपनी यहां क्या आ गई, 2x² माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस x²। अब देखते हैं ये आंसर कहां है। ये है 2x² माइनस, ये ऑप्शन 4 आपका जो है यहां से इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप के सम आए, सिंपल सम आए हैं। इसको अगर करना होता ना तो काफी टाइम लेता ये सम, बट सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लिया। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी e रेस टू पावर p पूछा कि p क्या होगा, वो निकालना था आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस फॉर्म में। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले तो आपने देखना पड़ेगा कि यह होमोजेनियस है। वो कैसे देखते हैं, चेक करेंगे। देखिए x आपको गिवन है dy बाय dx इज इक्वल टू y प्लस अंडर द रूट x² प्लस y²। आपने इसको कैसे चेक करना है, x को तो mx पुट कर दीजिए, y को my पुट कर दीजिए। अगर ये पुट करने से स्टेटमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको my प्लस इसको m² x² प्लस m² y² अपॉन ये x नीचे चला जाएगा ना, इसको mx। आगे देखिए जब हम कॉमन लेंगे क्या स्टेटमेंट में कोई चेंज आया, यही चेक करने वाले हैं अभी हम। अगर मैं m यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर y बच जाएगा, प्लस यहां से m² कॉमन आएगा और ऊपर रूट है, m² का रूट है तो m ही बाहर आएगा। यहां से अंदर क्या बच जाएगा, x² प्लस y² अपॉन क्या है mx, m से m कैंसिल। क्या आपकी जो पहले स्टेटमेंट थी और अब जो स्टेटमेंट आई है उसमें कुछ चेंज आया है, नहीं आया है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसको सोल्व करने का। इसको सोल्व करने का फंडा ये होता है, अगर dy बाय dx है तो y को पुट करना है। अगर आपके पास dy बाय dx है तो आपने पुट करना है किसको, y को। क्या पुट करना है, vx। अगर आपके पास उल्टा है dx बाय dy तो आपने पुट किसको करना है, फिर x को पुट करना है vy। ये फंडा याद रखना। अब अपने पास क्या है, dy बाय dx है। अगर अपने पास dy बाय dx है तो आपने y को पुट करना है vx। तो हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट क्या कर लेते हैं, y को vx पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू vx, y को vx पुट कर दिया, इसका डेरिवेशन करिए, ये तो हो जाएगा dy बाय dx प्लस इस पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस x एज इट इज ये हो जाएगा dv बाय dx। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए dy बाय dx की वैल्यू जो ये निकाली है ना, ये इधर रख दीजिए। ये v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू y को पुट क्या किया है vx, तो ये हो जाएगा vx प्लस अंडर द रूट ये हो जाएगा x² प्लस v² x² ओवर x। अब देखिए आगे इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे।
बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसमें सोल्व करने का। अब देखिए ये तो आपका एज इट इज है, v प्लस एक्स डीवी बाय dx इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे v प्लस, देखिए एक्स स्क्वेयर, जब स्क्वेयर रूट के अंदर से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो बाहर x आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर रूट एक्स। एक्स कॉमन ले रखा है पहले से ही, तो इसको यहां से भी बाहर कर लो एकदम ही, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि x बाहर ले लिया, एक्स स्क्वेयर था यहाँ x आया, ये x बाहर ले लिया, वी एक्स का भी x बाहर ले लिया, नीचे x है ये कैंसिल आउट। ठीक है अब देखिए ये आपका यहां पे बन गया v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए आपने v वाले अलग सेपरेबल वाला ही मेथड यूज होगा, ये v वाला इसके नीचे लिख लो 1 प्लस वी स्क्वेयर। ठीक है, और इज इक्वल टू dx ये और 1 बाई एक्स। यहां पे ये फॉर्मूला लगा है भाई, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपने फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर dv बाई, और आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ मोड ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज 1 प्लस वी स्क्वेयर। इसमें सिर्फ आपने ना अगर रूट में तो साइन इनवर्स का याद रखना है। साइन इनवर्स में क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा नीचे, यानी कि 1 स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर होता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला लगा देते। अब तो इसमें आपने लोग वाला लगाना है। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का log x होता है, और अगर दोनों log में है तो यहाँ पे log c और ऐड कर देना। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहां तो आपका log v प्लस अंडर रूट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log m प्लस n को log m इंटू n लिख सकते हैं। अब देखिए इस log से ये कैंसिल आउट। अब जस्ट कैलकुलेशन है, आपने y को पुट किया था, क्या पुट किया था, y को vx, y को vx पुट किया था, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, y बाई v हो जाएगी, पुट अप कर दीजिए, v की वैल्यू निकालिए यहां से, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगी, है ना। ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स, तो यहां पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स सी। यहां से है ना रूट में से x कॉमन x आएगा, तो यहां से x ये इधर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर सी, यहाँ y प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी। आई थिंक सो ये इसका जो है फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट, y प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर सी है उसमें, एक्स स्क्वेयर सी, वाई प्लस स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सी। देखिए ये तो हो नहीं सकते, उसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, उसमें प्लस था वहां पे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। हम देख भी लेते हैं वहां पे प्लस था या माइनस था बीच में, प्लस था, तो ऑप्शन 2 आपका जो है इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस करना पड़ेगा आपको, आपको लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। वो तो मैं कर समझा रहा हूं ना आपने, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज फास्ट फास्ट कर दे तो बहुत जल्दी हो जाता, बस प्रैक्टिस चाहिए। इफ टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए जमा बी वेक्टर का मोड मोड ए माइनस देन द एंगल बिटवीन, बिल्कुल सिंपल सा सम है, देखिए कैसे करना है आपने, मोड ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए के मोड का स्क्वायर प्लस बी के मोड का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 ए का मोड बी का मोड इज इक्वल टू 0। ये दो भी नीचे जाके 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का मोड, दोबारा से ए डॉट बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये 2 यहां से नीचे जाएगा, ये 0 बन जाएगा। जब इसका फॉर्मूला लगा ए का मोड बी का मोड कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये दोनों भी नीचे जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहां से कोस थीटा इज इक्वल टू 0। जब कोस थीटा 0 होता है, कहां पे होता है? जब थीटा आपका π/2 होता है, यानी कि थीटा आपका जब 90 होता है, ऑप्शन 3, थीटा जब आपका 90 होता है, जब आपका कोस 0 होता है। देखिए कितना सिंपल टाइप का सम था, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ, देख समझना बिल्कुल सिंपल सा, एक नंबर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है ऑन बी वेक्टर के ऊपर, तो फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर तो इन दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट, नीचे बी वेक्टर का मोड करना है। अगर इसका उल्टा कर दे, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर के ऊपर, तो ऊपर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, नीचे जो जिसके ऊपर होना उसका मोड लेना है। सिंपल भाई, डॉट प्रोडक्ट तो आपको करनी आती है। ए वेक्टर आपको गिवन है, क्या है? आई माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर भी गिवन है आपको, क्या है ये? 4i माइनस 4j प्लस 7k, ये है। दोनों की पहले तो डॉट प्रोडक्ट करिए, ए डॉट बी, बी का मोड, ये होता है प्रोजेक्शन। तो पहले तो इनकी सिंपली आई की आई के, ये तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7। नीचे इसका बी का मोड लेना है। आपका मोड क्या होता है? कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट करके जोड़ देना। 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 7 49, ठीक है। तो अब ये कर लेना है आपने, 16 दूनी 32, 9 10 11, 4 3 7 1 8, 81। तो 81 का वर्गमूल तो 9 आ जाएगा, और ऊपर 7 14 और 1 15 और 4 19, यानी कि 19/9, 9 दूनी 18 और 1 19, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देखिए सिंपल सा सम है, आपको प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है ना, तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट, नीचे की मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड कर दो। सिंपल सा फंडा है सम में, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? द वेक्टर दिस दिस दिस, अगर 3 वेक्टर हैं और वो कोप्लानर है, एक ही प्लेन पे है, तो याद रखना उसका जो बॉक्स होता है ना, वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, तीनों वेक्टरों को आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है और उसको 0 के इक्वल रख देना है। यानी कि यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए इक्वल टू 0 रख के, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इंटू ये कैंसल, तो लैम्डा स्क्वायर -1 हो गया, -1 इंटू ये कैंसिल, लैम्डा +2 हो गया, +2 इंटू ये कैंसिल, -1 -2 लैम्डा हो गया इज इक्वल टू 0। अब ओपन कर लीजिए, ये तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -2, ये हो जाएगा आपका -2 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर लीजिए, ये तो हो गया लैम्डा क्यूब। देखिए 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा, माइनस के 6 लैम्डा और माइनस के 4 बराबर 0। अब समझिएगा, जो ये इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ सोल्व मत करने लग जाना। आपने यहाँ से है ना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूं, 2 दूनी 4 दूनी -8 हो जाएगा,
और ये प्लस 6 दूनी 12 और -4, देखो -8 और -4, माइनस के 12 और प्लस के 12, आंसर आया 0, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। पूरा सोल्व नहीं करके देखना है, हालांकि पूरा सोल्व करने से 3 रूट आएंगे इसके, बट जो एक आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है तीनों मोर देन 1 नहीं है आंसर, आंसर सिर्फ एक बताना है आपने। कोई सा भी, अगर कोई सा भी एक आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ना, तो वही आंसर लिख देना। अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो ऑब्जेक्शन लगेगा क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ a and b are two unit vector inclined to x axis at angle 30 degree and 120 degree, then a plus b equals to, याद रखना जब भी आपने a और b में एंगल निकालना हो ना, वो उन दोनों के बीच में होना चाहिए एंगल। फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर है ना एक एंगल तो 120 पे है, एक वेक्टर जो एंगल 120 का बनाता है, 120 डिग्री का, एक बनाता है सिर्फ 30 डिग्री का, एक तो ये वेक्टर है, एक बनाता है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, वैसे तो 45 का दिख रहा है बट हम मान के चलते हैं 30 का। अगर इन दोनों के बिटवीन देखो कितना बना है, यू पूरा 120, यू 30, 120 मत है, यू 30 गया तो यू 90 आया है, मतलब इन दोनों के बीच में ना 90 का बना है। अब 90 से हम सवाल को सोल्व करेंगे। ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो सिंपल है, आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए जमा बी की, तो स्क्वायर कर दीजिए, फॉर्मूला ओपन करिए, ए के ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। अब समझिएगा, यूनिट वेक्टर का मोड 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 2 ए बी, अब देखिए 1 1 2, ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 ए बी। चलो ए बी को दोबारा से फिर ए डॉट बी का, ए के मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कोस 90। 90 क्यों किया, क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल 90 बन रहा है, और कोस 90 आपने पता है क्या होता है, जीरो होता है। कोस 90 जीरो होने के कारण ये सारा जीरो हो जाएगा, कोस 90 क्या है, जीरो, ये सारा जीरो हो गया, तो आपका 2 बच गया, और ये स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, तो यहाँ पे आपको तो ये चाहिए था ना, अपना स्क्वायर बनी चाहिए था, इसका वैल्यू √2 आया है, यानी कि ऑप्शन 2 यहां से जो है सम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होती देन ये सम हो जाता। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है द वैल्यू ऑफ द वेक्टर, मैं आपको 3 बता देता हूं, अगर वो वेक्टर नॉन पैरेलल है तभी लगेगा, ठीक है। देखिए ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, a माइनस बी, नो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, नॉन कोलिनियर या फिर नॉन कोप्लानर होने चाहिए, उसी सिचुएशन में अप्लाई होगा, ठीक है। ए बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, माइनस करने से क्या होता है, जीरो, ये बॉक्स में है तो इसका जीरो होगा। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा होता, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है, तो इसको किसके इक्वल लिखते, इसको इक्वल लिखते आप ए बी सी के स्क्वायर के। अगर इसकी जगह ये हो जाता ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है, ये हो जाता, तो इसको लिखते 2 टाइम्स ए बी सी। आप डायरेक्ट इसको याद करिए, बहुत सम आते हैं यहां से, ये प्रॉपर्टीज आप याद करिए। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, चलिए करते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लेना, वही लिख लेना ये प्रॉपर्टी। आप देखिए कैसे करना है, अब सब आपने फाइंड आउट करना है, a माइनस बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट है b माइनस सी, क्रॉस सी
माइनस ए, ये करना। पहले तो आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करिए, पहले बी की सी से, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए। उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है ए माइनस बी के साथ, वो तो कर ही लेंगे। अब समझना, अगर सेम की क्रॉस प्रोडक्ट होती है ना, सेम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0, और सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है। अगर सेम देखिए, एक तो ये 0 हो गया आपका, और कोई 0 नहीं होया, लिख लो बी क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए को आगे लिख लीजिए, और ये हो जाएगा प्लस सी क्रॉस ए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम है ना क्रॉस प्रोडक्ट में ये आगे और ये पीछे लिखे ना, तो निशान एक माइनस जनरेट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये a माइनस बी हो गया। अब क्या करना है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करिए। पहले तो a b क्रॉस c लिख सकते हैं, प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं, प्लस a c क्रॉस a लिख सकते हैं, फिर माइनस टाइम माइनस b क्रॉस c लिख सकते हैं, माइनस b a क्रॉस b लिख सकते हैं, माइनस बी सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर बॉक्स के अंदर दो सेम हो तो याद रखना वो भी 0 होता है। तो ये दो सेम 0, दो सेम 0, दो सेम 0, ये भी दो सेम 0, तो आपका ये है ए बी सी जमा, अब देखो ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है, ए के बाद बी, देखिए ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, ठीक है। तो बी के बाद सी आए, फिर सी के बाद ए आना चाहिए, तो आप इसको भी ए बी सी लिख सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करता है। तो ये माइनस टाइम्स ए बी सी, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा पूरा, तो सेम में से सेम कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका 0। ये 0 आ गया है, मतलब 1 ऑप्शन, या फिर आप प्रॉपर्टी याद कर लीजिए भाई, बेस्ट रहेगा आपके लिए। इतना फंडा करने से ये याद रखना, ये तभी एप्लीकेबल है जब नॉन कोलिनियर है 3 वेक्टर, तब ये प्रॉपर्टी लगेगी। कोलिनियर में तो फिर आपने करके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर, ये 3 वेक्टर आर कोप्लानर, सिंपली आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, कर दीजिए। ये 1 2 3, ये लैम्डा लैम्डा 4 7 हो जाएगा, -3 -2 -5 कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है, इज इक्वल टू 0 जब आप कोलिनियर हो उसी सिचुएशन में, ठीक है। तो 1 इंटू ये कैंसिल 5 चौका 20 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है, -2 इंटू ये कैंसिल -5 लैम्डा और प्लस 7 दिया 21, प्लस 3 इंटू ये कैंसिल -2 लैम्डा और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 लैम्डा हो जाएगा, माइनस 21 दूनी 42 हो जाएगा ये आपका, -5 7 या 21 ना, और 21 दूनी 42 माइनस के, ठीक है। और ये माइनस का 6 लैम्डा और ये प्लस का 12 या 36 बराबर 0। अब लैम्डा को एक साथ करिए, देखिए 10 लैम्डा ये 6 लैम्डा ये, तो 4 लैम्डा बच गए, माइनस का 42 और माइनस का 6, माइनस का 48, माइनस के 48 में से प्लस के 36 गए, 6 और 2 8, 1 12 बच गया, किसका, माइनस का राइट साइड जाके प्लस का 12 हो गया आपका। लैम्डा इज इक्वल टू 12/4, कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है सम का करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक आता था
देन ये सम आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, चलिए जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है 0 इसका। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए वेक्टर डी अप्लाइड फोर्स ये है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो टाइप का होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, या डिस्टेंस कह दीजिए, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर वर्क डन लिफ्ट द्वारा हो रहा होता, लिफ्ट ऊपर जा रही होती, नीचे आ रही होती, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ तो बन जाता mg और ये बन जाता h। एक वर्क डन ये भी होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक सम इस टाइप का कराया था आपको, ठीक है। अब देखिए सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है आपने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना आपका 2i माइनस जे माइनस के की डॉट प्रोडक्ट करनी है। डिस्प्लेसमेंट सीधा ही दे रखा है ये तो, 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। तो अब सिंपली i की i के 3 दूनी 6 हो गया, ये 2j था, प्लस माइनस माइनस के 2 हो गए, और माइनस माइनस 5 हो गए ये। तो देखो 6 और 5 11, 11 में तो 2 गए 9, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सम था, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, द मूवमेंट अबाउट, देखिए अबाउट द पॉइंट है, अबाउट द ये पॉइंट है, मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये फोर्स है आपका, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, ये थ्रू द पॉइंट है। याद रखना पॉइंट में से घटाना है थ्रू द पॉइंट, कब? जब मूवमेंट ऑफ द फोर्स निकालना हो और आर आप आगे रखो और क्रॉस एफ करे। अगर आर आगे है ना तो पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट घटाना है, तो ऊपरला पॉइंट है, निचरला अबाउट द पॉइंट है, अबाउट द पॉइंट या थ्रू द पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने पॉइंट में से ये घटाना है, तो निकाल लीजिए आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इनकी, ठीक है। अब देखिए पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट, एक में से -2 गए तो ये 3 हो जाएगा आपका, 3, 2 में से 3 गया तो ये 1 हो जाएगा आपका, 2 में से 3 गया, फिर 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट या थ्रू द पॉइंट घटाना है, 1 में से 2 गया 3, 2 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे आपका 1 1 1, ठीक है। चलिए करिए इसको सोल्व, तो i इंटू ये कैंसिल 1 -2 माइनस जे इंटू ये कैंसिल, तो 3 -2 प्लस का k इंटू ये कैंसिल 3 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का i, ये हो जाएगा माइनस का j और प्लस का 2k। तो नन ऑफ दिस जो है इस सम का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अबाउट द पॉइंट, ओहो ऊपर का है भाई, ये देखिए अबाउट द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, ये देखो सारा ही फंडा उल्टा हो गया, नन ऑफ दीज आ गया ना इसका। अब दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अबाउट द पॉइंट ये ऊपर है, ये ऊपर अबाउट द पॉइंट है, देखो ये अबाउट द पॉइंट, है, ये पॉइंट समझा मैं, ये अबाउट द पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसमें से वो घटाना है, -2 में से 1 गया, यहाँ पे -3 करोगे आप, 3 में से 2 गया 1 करोगे, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया -2, ठीक है ना। -2 में से 1 गया -3, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 3 गया -2। अब देखना क्या डिफरेंस आएगा आंसर में, ये तो आई हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 1 प्लस
2 हो जाएगा, माइनस जे इंटू ये कैंसिल -3 + 2 हो जाएगा, और प्लस के इंटू ये -3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i, 2 में से प्लस का जे और माइनस का 4k। अब देखना 3i + j - 4k, अब देखो क्या फर्क पड़ा है भाई। याद रखना जब कभी r आगे होगा ना तो आपने क्या करना, पॉइंट में से घटाना है अबाउट द पॉइंट। अगर r को मैं पीछे कर देता मतलब सम वो भी ठीक हो जाता, अगर ऊपर को मैं नीचे कर देता तो वो होता f क्रॉस r। तो आपने ना अबाउट द पॉइंट मतलब पॉइंट घटाना है, यानी कि यही बस सवाल में याद रखने की है। अदरवाइज देखो नन ऑफ दीज आंसर आ गया था यहाँ पे। ठीक है ना, आई थिंक सो ये सब मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, इफ I be the in center of the triangle ABC and ABC be the length of the side BC, CA and AB respectively, then AIA plus BIB plus CIC इक्वल टू, ये आपका 0 के इक्वल होता है। कब होता है, जब आपके पास एक ट्रायंगल होता है ABC और स्मॉल ABC उसका जो है सेंटर होता है, स्मॉल ABC उसकी साइडें होती हैं, और लेंथ ऑफ साइड जो होती हैं उसकी, ये ABC है स्मॉल। देन जो ये आपका I है ना इन सेंटर की जो उसकी वर्टेक्स से जो आपकी डिस्टेंस होगी ना, जब उसको कवर करेंगे तो टोटल मोमेंट आपका यहां से 0 आ जाएगा। देन ये सम आपका मतलब डायरेक्ट ही कर देना है, इसको आएगा तो सिर्फ यही आएगा स्टेटमेंट में, अदरवाइज ये बहुत लंबा प्रूफ है इस सम को करने का। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ द कपल कंसिस्टिंग ऑफ द फोर्स F एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस थ्रू द पॉइंट। देखिए ये सम थोड़ा सा आपको गलत गिवन है, मूवमेंट करना, इसमें फोर्स तो आपको गिवन है, जो पॉइंट है ना थ्रू द पॉइंट ये दे रखा है, एंड ये दे रखा है, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट ये दे रखा है, अबाउट द तो कुछ है नहीं सब में। बट ये होल्ड कैसे होगा आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा हमने क्या करना था, पॉइंट में से अबाउट द पॉइंट घटाना था ना, तो ये पॉइंट है और ये अबाउट द पॉइंट है, तो कर लीजिए इसको, टाउ फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो यहां पे आई जे के ये पॉइंट है, ये अबाउट द पॉइंट है। एक में से 2 गया माइनस का 1, माइनस के 1 में से माइनस का 3 गया प्लस का 2, एक में से माइनस का 1 गया प्लस का 2, ठीक है, और ये 3 2 -1, 3 2 -1, यानी कि एक में से 2 गया -1, -1 में से -3 + 2, एक में से -1 गया ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे I इंटू ये कैंसिल, तो ये आपका माइनस का 2 और यहां से माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना है, माइनस का j इंटू ये कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस के इंटू ये कैंसिल माइनस का 2 और माइनस का 6, ठीक है। देखिए पहले ये -2 -4, ठीक है, माइनस जे ये कैंसिल, प्लस का 1 माइनस के 6, ये कैंसिल, माइनस का 2 और माइनस के 6, ठीक है। तो ये 4 2 6 माइनस के 6 आई, और ये प्लस का कितना 6 मत गया 5, माइनस माइनस प्लस 5 जे, और ये आपका माइनस का 6 और 2 8 के, ठीक है ना। अब इसका 36 मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपने,
वो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट 36 पंजू पंजी 25 और 8 64, 5 और 4 9 और 5 9 और 6 15, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 125 के रूट 125 आया। ठीक है, तो पंजू तो देखिए पंजू पंजी 25 पंजे 125 है ना, तो ऑप्शन जो है और जो है सम का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि ये स्टेटमेंट कुछ अजीब टाइप से लिखी गई थी, ठीक है, तो आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इफ लिमिट an is equal to 0 and tends to infinity then the series an क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी या नन ऑफ दीज होगी? अब देखिए आपने ये बताना है ये सीक्वेंस क्या होगी। अब हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अगर मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं, समझना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n कर लूं, ठीक है, इज इक्वल टू 0 को अप्रोच करेगा, जो कि आपको गिवन है, 0 का अप्रोच करेगा। अगर मैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लूं और यहाँ पे समेशन 1/n लूं, n टेंस टू 1 टू इंफिनिटी लूं तो ये इंफिनिटी आएगा। मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन है ना वो नहीं मिलती यहाँ से जो सफिशिएंट कंडीशन है वो नहीं मिलती, इसलिए नन ऑफ दीज। ये जो आपको गिवन है लिमिट n टेंस टू, एक आगे भी सम है उसमें उल्टा है, उसमें ये पूछ रखा है कि आपको ये गिवन है और ये बताना है आपने। अब इसमें ये गिवन है, अब आपको बताना है ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, इसमें सफिशिएंट कंडीशन की कमी है आपकी। भाई एक कंडीशन और होती जो इसको प्रूफ करने में हेल्प करती। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है? द सीरीज, ये एक जीपी सीरीज है, याद रखना जीपी सीरीज में उल्टा होता है। इसमें अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होती है आपकी? डाइवर्जेंट। उल्टा होता है ये डाइवर्जेंट। अगर यहाँ पे r लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब r देखो, इसमें सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से तो r कितना आया? 2/3। 2/3 क्या है? लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है। सिंपली आपने कुछ भी करके नहीं देखना, सिर्फ अगर एक फंडा पता है, अगर कोई जीपी सीरीज हो उसमें r चेक कर लेना है। अगर r आपका 1 से बड़ा है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, अगर r आपका 1 से छोटा है कन्वर्जेंट है। देख लेना सम में, जीपी वाले सम में करके आपका 100% आंसर ठीक आएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ द सीरीज, यही है बिल्कुल, un of पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू, याद रखना अगर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इसका आंसर हम L लिखते हैं, ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट है। अगर ये लेस देन 1 है डाइवर्जेंट है। एक पे टेस्ट फेल है तो ये कौन कहता है? ये कहता है डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट। डी लंबर्ट टेस्ट आपका ये कहता है अगर आपका un ओवर un प्लस 1 है और इसका आंसर अगर L आ जाए, अगर वो 1 से बड़ा है L तो कन्वर्जेंट सीरीज है, अगर वो L 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट है। ये कौन कहता है? ये डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसमें कंपैरिजन टेस्ट भी है, ठीक है, कोची रूट टेस्ट भी है, कई टाइप के टेस्ट है, बस सिंपल सिंपल पूछता है क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एवरी कोची सीक्वेंस, प्रत्येक कोची सीक्वेंस है ना, याद रखना वो बाउंडेड होती। एवरी कोची सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट डेफिनेशन, पीएचडी नहीं करने लग जाना उसमें, अदरवाइज सीक्वेंस सीरीज है बहुत बड़ा सिस्टम बनाएगी अपना। चलिए नेक्स्ट सम पे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट।
जो ये क्लस्टर पॉइंट है ना, प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस अपने पास एक क्लस्टर पॉइंट रखती है, देन थ्योरम को बोर्ट-जेनो वर्टिसिस थ्योरम बोलते हैं इसको। ये क्या कहती है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट। तो ये क्या होती है, बोल्ट्जमैनो वर्टिसिस थ्योरम। ये नाम भी अजीब अजीब से होते हैं भाई, एक्चुअली में ये अगर इसको ध्यान से पढ़े, बोर्ट-जेनो वर्टिसिस थ्योरम, जीभ भी है ना उलझ जाती है इनको बोलते टाइम, पता नहीं कैसे कैसे साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपको एक है ना सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसके है ना एज नो रियल रूट। अगर रियल रूट नहीं होंगे तो रूट इमेजिनरी होंगे, और जब इमेजिनरी रूट होते हैं ना उस सिचुएशन में डी है ना लेस देन 0 होता है, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसमें जो डी होगा ना वो आपका लेस देन 0 होगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल लो, आपके पास ये a होता है, ये आपका b होता है, और ये आपका c होता है। रख दीजिए वैल्यू, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 ac प्लस ये क्या है, bd है ना, bd का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 0, ये है ना। ठीक है। अब देखिए ये 4 4 कॉमन लेके परली साइड गया, 4 तो आपका खत्म, यहां से वो तो 0 हो जाएगा नीचे जाके। अब इसको सोल्व करना है, इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी की 2 का फॉर्मूला होता है a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। आगे माइनस टाइम्स, ये सोल्व करना है। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं भाई, इक्वालिटी को मत भूलना, अदरवाइज सम फिर याद नहीं रहेगा ये, है ना, लेस देन 0 है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस, अब साइन चेंज होंगे अंदर के, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, और लेस देन 0। अब देखो समझना, इसमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल आउट, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, हाँ है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, एक ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। अब अपने पास क्या बच गया, अपने पास ये बच गया है ना, क्या बच गया इसमें, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2abcd, ये बच गया, और ये लेस देन 0 है। अगर मैं यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ना बोथ साइड, तो इन इक्वेलिटी चेंज हो जाती है। जब माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और ये क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए डी प्लस बी, माइनस आएगा बीच में, ये बन गया आपका ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए की 2 जमा बी की 2, ये माइनस है ये प्लस नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओ फिर, हा? तो ये सी स्क्वायर और ये माइनस 2, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका ग्रेटर देन होने का मतलब क्या है, जब मैं के रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो मोड में वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस में आएंगी। अगर इसको सिंपली सोल्व करूं तो ए डी रफली है ये बस बीसी, अदरवाइज कंसेप्ट भाई ए डी ग्रेटर देन है बीसी से, ये कहता है ए डी ए बी और सी डी है, ए बी तो है ही नहीं यहाँ पे, ए डी और बी सी इक्वल है, इक्वल तो है ही नहीं, ए सी और बी डी है नहीं भाई, ये है एडी और बीसी है ना, एडी और बीसी इक्वल नहीं है, क्योंकि एडी बड़ा है बीसी छोटा है,
है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। बराबर वाले तो ये तो सीधे से ही खारिज है, बराबर वाले तो है ही नहीं क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, नॉट इक्वल है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा सम था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर अगर रूट आपके इमेजिनरी है तब ये जो फंडा यूज होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड इक्वल रूट। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो डी ग्रेटर देन 0 होता है। रियल और अलग अलग रूट हैं तो डी ग्रेटर देन 0 होता है। अगर रियल और इक्वल रूट हैं तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी होता है उस सिचुएशन। ठीक है, और इक्वल रूट है उस सिचुएशन में डी आपका 0 होता है। कई बार सम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है इफ log base 10 x square minus 6x plus 45 is equal to 2 then value of x। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, आपने x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। log की एक प्रॉपर्टी होती है, जब इक्वल हो ना साइड में, देखिए आपके पास क्या है, log 10 बेस में और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 2 है। ये है ना बेस, ये ऊपर पावर में चला जाता है और log खत्म हो जाता है यहां से, प्लस 45 ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2। अब 10 रेज टू पावर 2 तो 100 होता है और log खत्म यहां से 45। अब यहां से एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 45 माइनस 100 बराबर 0। ठीक है, अब 55 रह गए, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 6x और ये माइनस के 55। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसके टुकड़े बनाओ। ठीक है, कि 6 आवा 11 पंजे 55, 11 मतलब 5 गए 6 है ना, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस के 5x माइनस 55 बराबर 0। तो यहां से आप जो है x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 11 बच जाएगा और यहां से 5 कॉमन ले लो, प्लस का 5, तो यहां से x माइनस 11 बच जाएगा, है ना, यहां से भी, और इक्वल टू किसके है, 0 के है। अब देखिए यहां से x माइनस 11 और x प्लस 5, ये दो फैक्टर आ गए आपके, तो यहां से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 11 आएगी और एक माइनस 5 आएगी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ये वैल्यू आपने यहां रख कर देखनी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू, एक तो 1 नहीं होने चाहिए और जो ये ऊपरला है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया ना तभी खत्म हो जाएगा वो। अगर 11 रखें, 11 का स्क्वायर 121 और 11 छक्के 66 तो प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऊपरला ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोनों के दोनों रूट आपने एक्सेप्ट कर लेने हैं, अदरवाइज रूट यहां से रिजेक्ट होते हैं, जानबूझ के देता है बच्चा, इतना करने के बाद भाग जाता है। ऑप्शन ये भी होता है, बट रख के देखने हैं और log की प्रॉपर्टी वेरीफाई करानी है, ये बात माइंड में रखना भाई, की पॉइंट है ये सब का। अब देखिए नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस है ना क्या रखती है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, ये थ्योरम से ही लिए गए हैं कुछ कुछ पार्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, द सीरीज, ये आपको सीरीज गिवन है, इज डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसमें P है ना, P आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो P ग्रेटर देन 1 होगा। याद रखना ये रेशियो टेस्ट होता है, इसमें अपने P चेक करना है। P अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, देखिए ये ऑप्शन 3, P अगर लेस देन है तो डाइवर्जेंट है, P अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, इसमें कन्वर्जेंट होता है, इसमें डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज
टू कन्वर्ज, वही है, देखिए पहले दे दिया, जो पहले एग्जांपल था ना वही दे दिया, उसमें ये नेसेसरी कंडीशन है और उसमें सफिशिएंट कंडीशन गिवन नहीं थी, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन गिवन थी। अब इसने सफिशिएंट क्या कह दिया, यूएन कन्वर्ज। अगर समेशन यूएन कन्वर्ज करेगा उसके लिए आपने जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी, नेसेसरी या होगी, वहां सफिशिएंट नहीं गिवन थी। ठीक है, दोनों थ्योरम बेस्ड सम है, इनका क्या समझे। अब देखिए थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए प्लेन, द एंगल बिटवीन पी क्यू क्यू आर एंड पी क्यू और क्यू आर के बीच है 150 और 120। देन ये देखिए जहां ये इक्विलिब्रियम में है, तीन फोर्स अप्लाई हो बट बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में हो तो लामीज थ्योरम अप्लाई होती है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका। वो क्या कहती है, अगर आपके पास ये तीन फोर्स हैं, देखो समझना, ये तीन फोर्स है, ठीक है, ये P है क्यू है और R है, ये आपके पास तीन फोर्स हैं और P क्यू के बीच एंगल 150 है, P क्यू के बीच एंगल 150 है एंड क्यू आर के बीच 120 है, क्यू आर के बीच एंगल कितना आपका 120, और ये ऑब्वियसली 360 होता है, 100 200 270 270 6 तीनों 90 हो गया ना, 360 में से गया तो वो 90 हो जाएगा। जो लामी थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है अगर मैं यहां से आर लिख लूं तो नीचे है ना मैंने ये लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल साइन टाइम्स 150, है ना, साइन का एंगल 150 इज इक्वल टू, अगर मैं क्यू की बात करूं तो वो हो जाएगा साइन 90 अपोजिट एंगल, अगर मैं P की बात करूं वो हो जाएगा साइन 120। तो आपने पता होना चाहिए साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 90 में से 180 में से लेस कर देते हैं, जब 180 में से समथिंग लेस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। R 180 में से 150 गए तो साइन 30 लिख देंगे ठीक है ना, 180 में से 150 गई। अब Q, ये तो साइन 90 है, ये तो ठीक है चलेगा। अब 120 गए तो ये साइन कितना रह जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, R अपॉन साइन 31/2 होता है आपका इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 91 होता है, P अपॉन साइन 60√3/2 होता है। तो यहाँ 2 एलसीएम है ना, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, तो R/1 रेशियो Q/2 और P/√3। आंसर चेक करते हैं, इसमें PQR पूछ रखा है तो P आगे लिख लो, फिर Q लिख लो, फिर R, यानी कि √3 2 1 आंसर होगा ना। पहले P लेना है, फिर Q लेना है, फिर R लेना है, ये √3 2 1 ऑप्शन 4 करेक्ट है। देखिए ये लामी थ्योरम है। पहचान कब होगी, तीन फोर्स लगे होंगे एक पॉइंट के ऊपर और पॉइंट इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा, ये वर्ड लिखा होगा, तो लामी थ्योरम याद रखना, उस सिचुएशन में लामी थ्योरम यूज होती है आपकी। ठीक है, मैंने बता दी क्या होती है लामी थ्योरम। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू आइदर ऑफ दीज फोर्सेस देन एंगल बिटवीन देम। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये क्या कहता है, ये कहता है इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, यानी कि दो फोर्स इक्वल हैं, तो PQ दो इक्वल लिए, दो फोर्स इक्वल टू आइदर ऑफ दीज फोर्स, जी भाई ये दोनों इक्वल है और रिजल्टेंट इनके इक्वल है, तो मतलब आइदर मतलब या तो इसके इक्वल है या इसके इक्वल है, बट ये दोनों भी इक्वल है तो ये रिजल्टेंट दोनों के इक्वल होगा। यानी कि इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट ने आप या तो P में कन्वर्ट कर लो या क्यू में या R में, फिर एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बोल भी रखा है। तो हम इसने ना P में चेंज कर लेते हैं, ये P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा।
अब देखो समझना, ये इधर आके 0, ये माइनस का p हो जाएगा p स्क्वायर, और ये आपका 2p स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। कोस माइनस कहाँ होता है? कोस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कब पहुंचता है? तब पहुंचेगा ये जब आप पाई में से कितना लेस कर दो। ये कितने पे होता है? 1/2, 60 पे होता है। 60 मतलब π/3 पे होता है ना? तो ये हो जाएगा आपका कोस कितना, 2π/3, है ना? एंगल 2π/3। 2π/3 मतलब 180 में से आपका 60 गया, 120। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां से। देखिए कितना सिंपल सा सम था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना रिजल्टेंट का, देन हो जाएगा सम, नथिंग। हमें कुछ भी नहीं था, जस्ट आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से जो है रीड करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका? द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द साइड BCCA AB of the triangle ABC passes through its circumcenter। याद रखना, इन सेंटर ICOC, ये है इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। ये होती है एंगल बाइसेक्टर, ये होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये होता है एल्टीट्यूड बाइसेक्टर, और ये होता है मीडियन बाइसेक्टर। ये याद रखना, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। और ये क्या है? ये सर्कम सेंटर है, तो ये परपेंडिकुलर पढ़ेंगे भाई, परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। और सर्कम सेंटर के अंदर एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सर्कम सेंटर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, साइड का परपेंडिकुलर, देखो ऐसे ऐसे साइडों पे परपेंडिकुलर पड़े हैं, O P Q R A P C। क्या यहाँ पे जो OP होगा ना, OP होगा वो R कोस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा A के। ऐसे ही OQ, R OQ अपोजिट एंगल C है, कोस C। और ऐसे ही OR अपोजिट एंगल B है, कोस B हो जाएगा। ठीक है, और आपने पता होना चाहिए क्या भाई, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द साइड, ये AB BC CA, AB के अलोंग कर रहा था भाई P, ये P लेना था, है ना? ये क्यों लेना था यार, कोई बात नहीं, ये तो मैं मान लेता हूं। AB के अलोंग क्या है? पहले तो AB के अलोंग है R, क्यों को R में रिप्लेस करना है आपने, ये R है। ठीक है, ये मतलब उल्टे हैं ये यहां से, बाकी सम ऐसे ही होगा, मैंने जो बताया है ना वो ऐसे ही चलेगा। ठीक, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग सेटअप करें। चलो इसके अकॉर्डिंग सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये है ABC, ये है AB पे क्या है? R, AB अलोंग R है, AB CA क्यू है, और ये आपका BC P है। अब ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर लगा दो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये O है, अगर मैं बात करूं OP की, ठीक है, ये फोर्स है। अगर मैं बात करूं OP की, ये हो जाएगा R कोस अपोजिट एंगल A। अगर मैं बात करूं OQ की, R अपोजिट एंगल B। अगर मैं बात करूं OR की, R अपोजिट एंगल C। ठीक है, अब याद रखना, जब एक पॉइंट से पास करे ना तो जो लीनियर मोमेंट होता है ना वो जीरो होता है। उस सिचुएशन में इनका, ये जितने भी फोर्स लगे ना इनका सम जीरो होगा। यानी कि यहां से R
कोस ए प्लस आर कोस बी प्लस आर कोस सी इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से आर कॉमन ले लीजिए, तो यहां से कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इज इक्वल टू 0 होगा। और जब आपने फोर्स से निकालना है तो इसको पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्यू से, इसको आर से, यानी कि पी कोस ए प्लस क्यू कोस बी प्लस आर कोस सी। ऑप्शन 2 इस सम का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये थ्योरम बेस्ड है, अब थ्योरम इतनी बड़ी नहीं करा सकते तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करने पड़ेंगे भाई उसके लिए, या फिर जब आपको है ना डिटेल में पढ़ा